कल का जो लेक्चर्स था, the previous lecture, I told you different attributes of input tag and her different value. So today lecture I will learn a meta tag. इसके पहले मैंने इनपुट टैग के बारे में आपको बताया था और जो दो प्रैक्टिकल्स वीडियो मैंने जो डाले थे उसके अंदर मैंने ये जो इनपुट टाइप की जो वैल्यूज है, कलर, नंबर, URL, इमेज, डेट, मंथ, रेंज, डेट, टाइम, लोकल, टाइम, वीक, सर्च, फाइल, टेलीफोन्स, ये वैल्यू का कैसे यूज करने का। उसके बाद इनपुट जो टैग है उसके जो एट्रीब्यूट्स जैसे कि डिसेबल, मैक्सिमम, मिनिमम, पैटर्न, रीड ओनली, प्लेस होल्डर क्या रहता है, टेम्पररी लेबल जैसे वर्क रहता है, या जो टेक्स्ट फील्ड रहती है, टेक्स्ट फील्ड को कोई लेबल चाहिए, here use the प्लेस होल्ड एट्रीब्यूट, रिक्वायर इसका प्रैक्टिकल बताया था, ऑटो कंप्लीट, स्पेसिफाई वेदर फॉर्म या इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। इसका मतलब ये रहता है जब आप ये एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे तब आपकी जो इनपुट फील्ड रहती है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रहती है, तो ऑटो कंप्लीट हैज टू वैल्यू ऑन और ऑफ। व्हेन we define the autocomplete equal on, it means that automatically your data transferred to server, not click on the submit button. But when we define the autocomplete equal off, the click on buttons, then information transfer to web server without fail. जब ऑटो कंप्लीट ये एट्रीब्यूट ऑन रहता है तब ऑटोमेटिकली डेटा सर्वर की तरफ ट्रांसफर होता है, जब ऑफ रहता है तब नहीं होता। ऑटो फोकस के बारे में मैंने बताया आपको, जब आप कोई पेज को लोड करते हो, कोई स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपको कर्सर चाहिए तब ऑटो फोकस। इमेज के अंदर हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट का यूज रहता है और मल्टीपल एक से ज्यादा फाइल अपलोड करते टाइम आपको सेलेक्ट करने का है तब वहीं पर आप मल्टीपल का यूज कर सकते हो। यह समरी थी पिछले 4 लेक्चर की। ओके, आज जो हम टैग देखने वाले हैं वो टैग का नाम है मेटा टैग। वैसे देखा जाए कि ये जो टैग है ये टैग का बैकग्राउंड में वर्क रहता है। ऐसे कोई प्रैक्टिकल्स या आउटपुट इसका नहीं दिखाई देता, पर जो बैकग्राउंड में इसका बहुत इंपॉर्टेंस वर्क रहता है। ये टैग की खासियत क्या है, वेब पेज के जो कंटेंट्स रहते हैं वो कंटेंट के जो कुछ फीचर्स वो डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट of content of web page. Here use the meta tag. Okay, so meta tag specially used for, ये देख लीजिए ये सेंटेंस यही पर बहुत इंपॉर्टेंस है। The meta tag is used by search engine to search information. इंफॉर्मेशन को ढूंढने का है, इंफॉर्मेशन आपको सर्च करने की है, तब आप मेटा टैग का यूज कर सकते हो। द मेटा टैग स्पेशली यूज बाय सर्च इंजन टू सर्च इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को सर्च करने का है सर्च इंजन में, तब आप मेटा टैग का वहीं पर यूज कर सकते हो। और क्या खासियत है इसकी, दिस इज एम्प्टी टैग। ओके, ये एक आपका एम्प्टी टैग है और कोई भी एम्प्टी टैग रहने दीजिए, उसकी इंफॉर्मेशन जो रहती है खाली उसके एट्रीब्यूट्स के पास रहती है,
Okay, another name is singular tag. This is empty tag, a singular tag which carries information within attribute. It means that whatever information we define in empty tag, and these information carries only her attribute. जब आप ये टैग के अंदर कोई इंफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे तो उसके जो एट्रीब्यूट्स रहती है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है वही एट्रीब्यूट उसकी इंफॉर्मेशन कैरीज करते हैं। अभी तक आपने जो दो प्रैक्टिकल्स देखी थी, ये प्रैक्टिकल में आउटपुट हमने देखा था। कोई भी टैग हम यूज करते हैं उसका आउटपुट कैसे आता है, बट ये टैग ऐसा है, इसके अंदर जो आप इंफॉर्मेशन डालेंगे वो इंफॉर्मेशन खाली उसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो एट्रीब्यूट्स ही कैरी करते हैं। नेक्स्ट, द मेटा टैग इज अ प्लेस बिटवीन बॉडी एंड हेड टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेटा टैग डिफाइन इन हेड सेक्शंस। इसके पहले मैंने कहा था कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आपको वर्क करने का है, वेब पेज के जो कंटेंट्स रहते उसको आपको डिस्क्राइब करने का है। ओके, तब मेटा टैग जो रहता है ये आपको हेड सेक्शन के अंदर ही डिफाइन करना पड़ता है। जितने टैग आप हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हो, मोर देन बैकग्राउंड, वेब पेज का जो बैकग्राउंड रहता है, पीछे का जो स्ट्रक्चर रहता है, उसी में ये टैग आपके काम में आते हैं। इसलिए मेटा टैग जो रहता है, सो मेटा टैग डिफाइन बॉडी एंड हेड सेक्शन। बॉडी और हेड सेक्शन से उसके अंदर आप या ये जो टैग है ये टैग को आपको बॉडी और हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। A meta tag will not be displayed on the web page। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट। मेटा टैग विल नॉट बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। जब आप मेटा टैग के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स या वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, वो वैल्यू आपकी वेब पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं होती। यह कंसेप्ट क्लियर हो गई आपकी। मेटा टैग के अंदर उसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, एट्रीब्यूट को जब आप वैल्यू डिफाइन करते हो, ये वैल्यू आपकी वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होती। यस, वैसे एक्सप्लेन करता हूँ। मेटा टैग का स्पेशली पर्पज क्या है? वेब पेज के जो कंटेंट्स रहते हैं उसको आपको डिस्क्राइब करने का है, या कंटेंट के जो फीचर्स है। मेटा टैग इंफॉर्मेशन, सर्च इंजन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आपको ढूंढने की या आपको प्रोवाइड करने की है, तब आप मेटा टैग का यूज कर सकते हो। एक एम्प्टी टैग है जिसे हम सिंगुलर टैग कहते हैं, और क्या खासियत है इसकी? उसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरीज करते हैं। कहाँ पर डिफाइन करने का है? सो मेटा टैग डिफाइन बॉडी एंड हेड सेक्शंस। इन सब ऊपर का जो एडमिन सेक्शंस होता है वहीं पर हमें इसको डिफाइन करना पड़ता है। मेटा टैग विल नॉट बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस अब लिख के लीजिए। ये जो टैग है इसके पहले आपने जितने भी टैग देखे हैं, हर टैग का इफेक्ट या वो डिस्प्ले होते थे वेब पेज के अंदर, तो ये एक बैकग्राउंड टैग है जो वेब पेज या वेब पेज पर ये आपका डिस्प्ले नहीं होता। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देख लेंगे उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से और कौन से एट्रीब्यूट का क्या वर्क रहता है। पहला एट्रीब्यूट है नेम। अब यहीं पर नेम जो एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट की फिक्स वैल्यू देख लीजिए। द नेम, द वैल्यू ऑफ नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट की क्या क्या वैल्यू है? आप नेम के साथ क्या क्या डिफाइन कर सकते हो? एक तो आप ऑथर डिफाइन कर सकते हो।
उसका आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो, नेम इक्वल डिस्क्रिप्शंस। क्या आपको डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने का है, वो आपको कंटेंट में अप्लाई करना पड़ता है। ऑथर, जब आप नेम इक्वल ऑथर अप्लाई करेंगे और कौन सा ऑथर आपको डिफाइन करने का है, जैसे बाल भारती, ऐसे बहुत सारे आपको पता है ऑथर्स क्या है, उनका नाम कंटेंट में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देख लीजिए, मेटा टैग है, मेटा टैग के कितने एट्रीब्यूट्स है, 4 एट्रीब्यूट्स। पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, नेम। नेम एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू। पहली वैल्यू कौन सी है नेम एट्रीब्यूट की, ये वैल्यू फिक्स है, कंफर्म है, कोई दूसरी वैल्यू आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, या एक्सेप्ट भी नहीं होती। पहली वैल्यू कौन सी है, ऑथर। ऑथर आपको पता है कैसे डिफाइन करने का, नेम इक्वल ऑथर। दूसरी वैल्यू है डिस्क्रिप्शंस, कोई डिस्क्रिप्शंस आपको देने का है। तीसरी वैल्यू है कीवर्ड्स, नेम इक्वल कीवर्ड आप डिफाइन कर सकते हो। 4 नंबर की वैल्यू है कॉपीराइट, ओके, नेम इक्वल कॉपीराइट आप डिफाइन कर सकते हो। ये 4 जो वैल्यू है आपकी नेम एट्रीब्यूट की, ये वैल्यू आपकी कंफर्म है, ये चारों ही वैल्यू आपकी कंफर्म है। ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कॉपीराइट। तो नेम एट्रीब्यूट का कैसे यूज करने का देख लीजिए। मेटा नेम इक्वल ऑथर, आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, मेटा नेम इक्वल डिस्क्रिप्शन। आपको कीवर्ड चाहिए, मेटा नेम इक्वल कीवर्ड। आपको कॉपीराइट डिफाइन करने का है, मेटा नेम इक्वल कॉपीराइट। नेम का यहीं पर आपको यूज करना पड़ता है, और उसकी ये 4 वैल्यू आपको डिफाइन करना पड़ती है। इसलिए डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने दिया है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ मेटा डेटा। इसका नेम की जो वैल्यू है वो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है। क्लियर? इसलिए पहला एट्रीब्यूट नेम हो गया, और नेम एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू है। ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कॉपीराइट। क्लियर? खाली नेम के बाद इसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। सेकेंड एट्रीब्यूट देख लेंगे हम, कंटेंट। कंटेंट एट्रीब्यूट का वर्क क्या रहता है, जब आप नेम की वैल्यू डिफाइन करेंगे, जैसे आपने डिफाइन कर दिया मेटा नेम इक्वल ऑथर, वो ऑथर तो आपको वहीं पर डिफाइन करना पड़ेगा। ऑथर डिफाइन करने के लिए आपको कंटेंट, ये एट्रीब्यूट का वहीं पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए, कंटेंट मेटा नेम इक्वल ऑथर, कंटेंट इक्वल बाल भारती। अब ये जो वैल्यू है बाल भारती, इसकी जगह आप कोई दूसरा भी नाम लिख सकते हो, या दूसरे ही राइटर का यहीं पर आप नाम लिख सकते हो। ओके, इसलिए इसके डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या दिया है, कि द कंटेंट्स ऑफ ऑथर इज बाल भारती। ओके, जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि डिस्क्रिप्शन वैल्यू का यहीं पर आपको यूज करने का है, तब कैसे लिखने का, मेटा नेम इक्वल डिस्क्रिप्शंस, मेटा नेम इक्वल डिस्क्रिप्शंस, कंटेंट इक्वल वेब डिजाइन्स। देख लीजिए, ये जो डिस्क्रिप्शंस है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या कंटेंट्स है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कंटेंट डिफाइन किया, ये वेब डिजाइन्स। पहला चैप्टर मुझे एक्सप्लेन करने का है, इसके कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, वेब डिजाइन्स। उसके बाद है मेटा नेम इक्वल कीवर्ड्स, और मैंने डिफाइन कर दिया कंटेंट इक्वल HTML5। ये किसको सपोर्ट करता है, HTML5 जो एडवांस स्ट्रक्चर्स या HTML, ओके, इसको ये सपोर्ट करता है। इसलिए कीवर्ड के अंदर मैंने ये डिफाइन कर दिया कंटेंट इक्वल HTML5। उसके बाद कॉपीराइट को कैसे डिफाइन करने का, मेटा नेम इक्वल कॉपीराइट, कंटेंट इक्वल, जैसे कि बाल भारती।
अब ये बोर्ड का बुक है, इसलिए इसके पूरे कॉपीराइट की अथॉरिटीज बाल भारती को रहती है। ओके, कोई वेबसाइट आपकी खुद की बिजनेस की है, उसके कॉपीराइट्स आपको खुद को रहते हैं, इसलिए कंटेंट इक्वल जिनको राइट्स है उनका नाम वहीं पर आपको डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर? ये आपका कंटेंट एट्रीब्यूट्स, सॉरी कंटेंट एट्रीब्यूट्स है। दो एट्रीब्यूट मैंने यहीं पर एक्सप्लेन किए। नेम कंफर्म याद में रखिए, आप माइंड के अंदर सेट कीजिए। नेम आ गया, मेटा टैग आ गया, तो इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए बैकग्राउंड में इसका यूज रहता है। ये एम्प्टी टैग है, जैसे सिंगुलर टैग करते हैं उसको अनदर, और इसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। मेटा टैग आ गया, कहाँ पर डिफाइन करने का, हेड सेक्शन के अंदर। खासियत क्या है उसकी, मेटा टैग जो रहता है वो वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता। फिर कोई भी उसकी वैल्यू आप डिफाइन करते हो, उसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं उसके अंदर वो कैरी होती है। अब एट्रीब्यूट कितने? एट्रीब्यूट 4। पहला कौन सा? नेम। नेम एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू है। कौन कौन सी? अथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और कॉपीराइट। कैसे डिफाइन करने की? मेटा नेम इक्वल अथर। कंटेंट का यूज क्या रहता है? जो 4 वैल्यू है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लिखने की है, तब आपके पास कंटेंट की एट्रीब्यूट्स है। लाइक मेटा नेम इक्वल अथर, कंटेंट इक्वल बाल भारती, मेटा नेम इक्वल डिस्क्रिप्शन, content equal web designs. Got it? So next attribute is char set. Char set means character set. Okay, meta char set equal utf dash 8। पहले हम ये देख लेंगे char set, ये जो एट्रीब्यूट है इसका वर्क क्या रहता है या यूज क्या है। जो वेबसाइट रहती है, मोर देन जितनी भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, या बहुत सारी वेबसाइट ये इंग्लिश लैंग्वेज में रहती है डिफॉल्ट, बट कई वेबसाइट ऐसे भी रहती है जो लोकल लैंग्वेज में रहती है। और लोकल लैंग्वेज जैसे कि मराठी, हिंदी या अदर स्टेट की लैंग्वेज हो सकती है, वो उसके अंदर आपको वेबसाइट डिजाइन करने की है। ओके, तो लोकल लैंग्वेज के जो कैरेक्टर्स रहते हैं, उसके जो फॉन्ट्स रहते हैं, ये फॉन्ट हमें वेबसाइट के अंदर डालने पड़ते हैं। वो उसके लिए आपको एक कैर सेट नाम का एक एट्रीब्यूट रहता है। ओके, उसका वहीं पर आपको यूज करना पड़ता है। जब तक आप ये एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते तब तक सर्वर जो रहता है मेन, वो आपका आइडेंटिफाई नहीं करता। क्लियर? इसलिए यहीं पर मेटा कैर सेट इक्वल यूटीएफ डैश है, तो इसका एक आइडेंटिफिकेशन रहता है। जैसे कि यूनिकोड कंसेप्ट रहती है, 11 के अंदर हमने देखा था यूनिकोड। यूनिकोड का मतलब ये रहता है, जब कोई वेब पेजेस आपको बनाने के, वेब पेजेस बनाते टाइम्स जब आपको वेब पेजेस कुछ रीजनल लैंग्वेज में आपको बनाने के, वो रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए आपके पास यूनिकोड रहता है। ओके, यूनिकोड जो रहता है इट सपोर्ट द मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो यूनिकोड है, यूटीएफ जो है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं। और जब कोई वेबसाइट हमें मराठी या हिंदी में डिफाइन करने की है, तब ये यूटीएफ जो फॉर्मेट रहता है या यूनिकोड जो फॉर्मेट रहता है, मराठी या हिंदी कैरेक्टर्स इसमें पहले से ही डिफाइन रहते हैं। ओके, इसलिए कोई वेबसाइट आपको लोकल या रीजनल लैंग्वेज में डिफाइन करने की है, तब आपको वहीं पर मेटा कैरसेट इक्वल UTF-8 ये डिफाइन करना ही पड़ता है, क्योंकि UTF-8 फॉर इंडियन कैरेक्टर्स, इंडियन कैरेक्टर आपको अप्लाई करने की, सो इंडियन कैरेक्टर अप्लाई विद इन वेब पेज, सो डिफाइन हियर द मेटा कैरसेट इक्वल UTF-8। ओके, जैसे कि सेकंड उन्होंने दिया है बिग 5, the big five, a support for
चाइनीज कैरेक्टर। चाइना का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। कैटसेट जो एट्रीब्यूट्स जब आप बिग 5 अप्लाई करेंगे, ये बिग 5 का यूज ये रहता है, जो चाइनीज कैरेक्टर होते हैं उनकी जो लैंग्वेज रहती है, उस लैंग्वेज में आपको वेबसाइट बनाने की है, तब आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, मेटा कैटसेट इक्वल बिग 5 फॉर चाइनीज कैरेक्टर, UTF-8 फॉर इंडियन कैरेक्टर। क्लियर हो गया? कैटसेट खाली ये जो टैग है, ये टैग आपका बैकग्राउंड में वर्क करता है, आपको इतना ही मालूम रखने का है, उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू इतनी भी आपने अच्छी तरह से आपको मालूम हो गई। ये टैग है, मेटा टैग है, ये मेटा टैग के एट्रीब्यूट्स है और इसकी वैल्यू है। इसका कुछ भी प्रैक्टिकल्स आपको एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि ये बैकग्राउंड में वर्क करता है। इधर उन्होंने क्लियर कट बताया, मेटा टैग विल नॉट बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। वेब पेज पर ये डिस्प्ले नहीं होता, इसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, खाली थियरी इसकी अच्छी तरह से आप याद में रखिए। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स है वो HTTP डैश EQUIB इक्यू। इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट, इसके कौन कौन से वैल्यूज, जिसे हम इक्विपमेंट जिसे हम कर सकते हैं, इक्विपमेंट HTTP इक्विपमेंट या इक्विप, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, सॉरी वैल्यू है। पहला है रिफ्रेश। आपको पता है कोई भी वेबसाइट 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहीं पर हम डिफाइन करते हो मेटा HTTP डैश EQUIV इक्वल रिफ्रेश। ये जो लाइंस रहती है बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप ये लाइंस आपकी वेबसाइट में डालते हो, इसी की वजह से 5 सेकंड के बाद कंटिन्यू आपकी जो वेबसाइट रहती है ये रिफ्रेश होती है। ओके, ये देख लीजिए, यही पर मैंने दिया है, यूज फॉर HTTP रिस्पॉन्स द मैसेज हेडर। हेडर के अंदर ये होता है, कितने सेकंड में चाहिए आपको? 5, इसलिए कंटेंट इक्वल मैंने 5 दिया। आपको कोई वेबसाइट रिफ्रेश करनी की है 10 सेकंड के अंदर, तब आपको कंटेंट इक्वल 10 लिखना पड़ेगा। 20 के अंदर 20, कंटेंट इक्वल 2, इसका मतलब 2 सेकंड में ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट क्या हो जाएंगी? रिफ्रेश हो जाएंगी। ओके, इसलिए पहली जो वैल्यू है HTTP की, वो है आपकी रिफ्रेश वैल्यू है आपकी। नेक्स्ट है सेट कुकीज। ओके, वो कुकीज कैसे सेट करने की एक और हमने दिया, कुछ भी नहीं, कुकीज का यूज करने का है, खाली रिफ्रेश की जगह आपको सेट कुकीज वहीं पर लिखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट वैल्यू है जो आपकी, ये देख लीजिए, रिफ्रेश क्लियर हो गया, सेट कुकीज, रिफ्रेश की जगह सेट कुकीज लिखने का, या बाद में भी आप लिख सकते हो सेट कुकीज। इसका मतलब ये जो वेबसाइट है उसके आपके उस इस वेबसाइट के कुकीज अपने सेट कर दी। कुकीज के अंदर पूरी प्रॉपर्टीज रहती है, आपको भाई पता ही हो, जैसे कि आपने डेली कितनी वेबसाइट आपने विजिट की है, उसका काउंट रहता है वहां पर, कौन कौन सी वेबसाइट आपने विजिट की है, इसकी पूरी डिटेल समरी ये सेट कुकीज में रहती है। जब कोई भी वेबसाइट आप विजिट कीजिए, या बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कुकीज कहाँ पर सेट रहती है और उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है। वैसे कोई भी वेबसाइट की आपको कुकीज सेट करने की है, तब वो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो वैल्यू है कंटेंट्स, तो क्लियर होगा, अभी मैंने इधर बताया आपको, कंटेंट इक्वल 5। नेक्स्ट वैल्यू है एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब ये जो वेबसाइट है, जैसे कि एक और मैंने एग्जांपल दिया है, मेटा HTTP इक्वल एक्सपायर द कंटेंट्स। कब ये वेबसाइट आपको एक्सपायर करने की, उसकी आगे की डेट यहीं पर आप डिफाइन कर सकते हो। आपको पता है
जो ऑनलाइन से एग्जाम्स रहती है, 1 ही घंटे का टाइम्स रहता है, वो टाइम खत्म होने के बाद वो जो वेबसाइट रहती है उसको वो एक्सपायर करते हैं। कैसे? ये ऐसे लिखना पड़ता है वहीं पर हमें, ये ऐसे मेटा HTTP इक्वल एक्सपायर, और कंटेंट में वो डेट डालनी पड़ती है, मंडे 8 फरवरी 2018, और उसका टाइम्स वहीं पर आपको डालना पड़ता है। क्लियर? या ऐसे वहीं पर आपको लिखना पड़ता है ये प्रोसेस, तब भी वो उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद ओके ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट आपकी एक्सपायर्स होती है। और कंटेंट टाइप का यूज क्या रहता है, ये देख लीजिए। कंटेंट टाइप का भी मैंने इधर यूज बताया। कंटेंट टाइप ये कौन से फॉर्मेट के लिए सपोर्ट करने का है, जैसे कि टेक्स्ट या HTML या ग्राफिक, और कंटेंट के अंदर ये हमें यहीं पर डिफाइन करना पड़ता है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। HTTP, EQ, UIV, ये जो एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट के 4 वैल्यू है। रिफ्रेश आपको पता है, कंटिन्यू, वेबसाइट को रिफ्रेश करने के लिए खाली आपको HTTP में रिफ्रेश ये वैल्यू डालनी पड़ती है, कितने सेकंड के बाद उसको रिफ्रेश करने का है वो भी वैल्यू यहीं पर आपको डिफाइन करनी पड़ती है। कुकीज आपको सेट करने की है, तब सेट कुकीज है। कंटेंट टाइप का मतलब ये जो वेबसाइट है वो किसको सपोर्ट करती है, ये टेक्स्ट या फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करती है, ये आपको डिफाइन करना पड़ता है कंटेंट टाइप के अंदर। जैसे कि ये पर मैंने किया है टेक्स्ट या HTML फॉर्मेट, कोई ग्राफिक होगा या कोई CSS फॉर्मेट रहते हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं वेबसाइट बनाते टाइम्स, उनका नाम यहीं पर हमें डिफाइन करना पड़ता है। एक्सपायर, कोई वेबसाइट आपको कब एक्सपायर करने की है, कब उसकी एग्जिट एंट्री लेने की है, तो वो डेट और वो टाइम हम क्या कर सकते हैं यहीं पर डिफाइन कर सकते हो। ऐसे थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन से आपकी मेटा टैग क्लियर आ गया समझ में। मेटा टैग इसकी जो थ्योरी है वही आपको याद में रखने की है। डिस्क्राइब करने के लिए वेब पेज के जो कंटेंट्स रहते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और सर्च इंजन के अंदर इंफॉर्मेशन को आपको ढूंढने का है, तब आप ये टैग का यूज कर सकते हो। एम्प्टी टैग है जिसका अनदर नेम सिंगुलर टैग है, उसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है, उसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं उनके पास ही रहती है, वेब पेज के अंदर ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होती। मेटा टैग जो रहता है हेड सेक्शन के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर? उसके बाद कितने एट्रीब्यूट्स है उसके? 4, नेम, कंटेंट, कैर सेट और HTTP। क्लियर? नेम की कितनी वैल्यू है? नेम की 4 वैल्यू है। ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कॉपीराइट। उसके बाद कंटेंट्स, जो आपको कंटेंट डालने के, कंटेंट इज डिफाइंड ऑन द नेम वैल्यू। कंटेंट जो रहते हैं वो डिपेंड्स रहते हैं नेम वैल्यू के ऊपर। फिर कैरसेट, आप जो वेबसाइट बना रहे हो ओरिजिनल लैंग्वेज में वो वेबसाइट आपको बनाने की है क्या, रीजनल या लोकल लैंग्वेज में बनाने की है, तब आपको ये पर मेटा कैरसेट इक्वल, और जब आप इंडिया के अंदर बनाने की है तब UTF-8 जो यूनिकोड फॉर्मेट है वो आप वहीं पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तब भी रीजनल लैंग्वेज के जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो कैरेक्टर्स इस वेबसाइट के लिए सपोर्ट करेंगे, या उनके जो टैग्स है वो टैग के लिए सपोर्ट करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है चाइनीज में बनाने की है, फिर बिग 5 ये वैल्यू का वहीं पर आपको यूज करना पड़ता है। और HTTP के जो एट्रीब्यूट्स है रिफ्रेश, सेट कुकीज, कंटेंट टाइप, एक्सपायर, ये सभी एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंस है, सॉरी ये सभी वैल्यू इंपॉर्टेंस रहती है, और ये पूरे वैल्यू का यूज आपका बैकग्राउंड्स में रहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंस है एक्सपायर, कब आपकी वेबसाइट एक्सपायर करने की, या सेट कुकीज भी इंपॉर्टेंस है, सभी वैल्यू के ऊपर आपकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेंगे। अब मेटा टैग जो है उसका मैंने एक यहीं पर एक एग्जांपल्स दिया, जैसे कि एग्जांपल HTML
पहले इसी के पहले भी मैंने आपको बताया था। मेटा टैग का कहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है? हेड सेक्शन के अंदर। देख लीजिए ये हेड सेक्शन से इसके अंदर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, और हेड सेक्शन मैंने ये हेड टैग मैंने ओपन किया है, हेड टैग मैंने क्लोज किया है। क्योंकि जब कोई टैग आप डिफाइन आफ्टर बॉडी टैग के बाद जब कोई टैग आप डिफाइन करते हो तब भी वो टैग वेब पेज में डिस्प्ले होते हैं, अदरवाइज नहीं। ये तो एडमिन टैग है, इसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो एट्रीब्यूट्स के अंदर ही इसके वैल्यू आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि मेटा नेम इक्वल अर्थ, कंटेंट्स इक्वल बाल भारती, इसका मतलब आपने नेम का यूज किया है, ओके, अगर, और उसका नाम लिख दिया है बाल भारती, ये कंटेंट्स आपने अप्लाई किया। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपने डाल दिया कंटेंट के अंदर, एडवांस वेब डिजाइन। मेटा नेम इक्वल कीवर्ड्स, कीवर्ड के अंदर HTML5, उसके बाद CSS, जावास्क्रिप्ट, ये वैल्यू यहीं पर आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद ही आपके पास मेटा नेम इक्वल कॉपीराइट, किसने कॉपीराइट किया है? कंटेंट इक्वल कॉपीराइट बाल भारती, ऑल राइट रिजर्व, ऐसे कंटेंट डाल सकते हो। क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये बाल भारती की, इसलिए इसकी पूरी अथॉरिटीज बाल भारती को रहेगी। ये हेड टैग मैंने ओपन किया है, हेड टैग एक पर क्लोज करने का। उसके बाद बॉडी टैग, और पी के अंदर वेलकम टू HTML5, देन क्लोज द बॉडी टैग, देन क्लोज द HTML। देख लीजिए, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं उसको। मेटा टैग वेब पेज के जो कंटेंट्स रहते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। एक एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग जिसे हम सिंगुलर टैग कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन रहती है, कैरी करते हैं। कहाँ पर डिफाइन करने का? ये हेड सेक्शन के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है। हेड और बॉडी के बीच में आपको ये डिफाइन करने का है। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत ये है, इसके अंदर जो कुछ भी आप डिफाइन करेंगे उसका जो डिस्प्ले है वो वेब पेज में नहीं दिखाई देता, ये खासियत है। मेटा टैग के कितने एट्रीब्यूट्स है? मेटा टैग के 4 एट्रीब्यूट्स है, नेम, कंटेंट, कैरसेट, HTTP, इक्वल। नेम के कौन कौन से वैल्यू है? ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कॉपीराइट। कंटेंट, कंटेंट के अंदर जो नेम एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो आपने कौन से डिफाइन किए, उसके ऊपर कंटेंट की वैल्यू रहती है। कैरसेट, जो आप वेब पेज बना रहे हो ओरिजिनल लैंग्वेज में आपको बनाने का है, बनाने का होगा तो इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन के जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको बनाने का है, तब आपको UTF-8 ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चाइनाज में बनाने का है आपको Big5, अदर कंट्री के ऐसे कोड रहते यूनिकोड, उस लैंग्वेज में आपको बनाने का है तो वो यूनिकोड वहीं पर आपको डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर? और उसके बाद HTTP कुछ वैल्यू है, जैसे रिफ्रेश करने का है 5 सेकंड के अंदर रिफ्रेश। सेट कुकीज आप सेट कर सकते हो। कंटेंट टाइप रहती है, आपको क्या कंटेंट चाहिए। एक्सपायर के अंदर आपको ये कब एक्सपायर करने की है, उसका डेट और टाइम यहीं पर आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? और एक छोटा सा प्रोग्राम्स के ऊपर मैंने दिया है, और ये प्रोग्राम के अंदर देख लीजिए कुछ भी नहीं, जो इसके एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज है, ये वैल्यू खाली आपको हेड सेक्शन के अंदर नॉर्मली जैसे आप HTML का प्रोग्राम बनाते हो वैसे ही आपको प्रोग्राम बनाने का है। मेटा टैग कहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है? हेड सेक्शन के अंदर। देख लीजिए यहीं पर मैंने हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग डिफाइन किया है। ये है हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग। वो उसके कितने एट्रीब्यूट्स है? 4 एट्रीब्यूट्स है। नेम की कितनी वैल्यू है? 4 है।
चारों वैल्यू मैंने यहीं पर अप्लाई की है। ये था डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, कॉपीराइट। मग कंटेंट जो है ना नेक्स्ट एट्रीब्यूट, ये कंटेंट सी पर मैंने अप्लाई किया। क्लियर। अब जो कुछ भी आपने अप्लाई किया है इसका आउटपुट दिखाई नहीं देता, इतना आप कंफर्म याद में रखिए। ओके, अगर समझ में, तो ऐसा ही आपका मेटा टैग था। ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो सीएसएस की है। सीएसएस कंसेप्ट जो है हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ओके, और सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट ये है, अभी तक जितने मैंने वीडियोस डाले वो वीडियोस एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरह से, और देखने के बाद जो कुछ भी आपके डाउट्स है, कौन सा वीडियो आपको समझ में नहीं आ गया, कौन सा वीडियो आपको गलती से डिलीट हो गया होगा, आप मुझे बताइए, वो वीडियोस मैं आपको फिर से रिपीट अप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू।